हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भी सब लोग? सन्नाटो, मजे में? बहुत सही, बहुत सही। चलो, आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में सुना ना हमने? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कहा था ना कि हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे बाद में, ये कौन सी क्वांटिटीज होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज वो वक्त आ गया है जब हम लोग उस वेक्टर की चर्चा करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक है वेक्टर्स। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आपका मास्टर, और ये हम सब का बहुत ही तगड़ा सा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर्स। ओके, हमने फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करी थी। हमने कहा था जो क्वांटिटीज होती हैं वो कुछ बेसिक होती हैं, फंडामेंटल, और कुछ डिराइव्ड होती हैं, ये कहा था हमने। एक और क्लासिफिकेशन है क्वांटिटीज का, वन इज स्केलर एंड सेकेंड इज वेक्टर्स। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज के बारे में थोड़ी वार्तालाप करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। देखो, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, उनकी डायरेक्शन की कोई बातचीत नहीं होती। एग्जाम्पल सिंपल, मास। मैं पूछूं तुम्हारा मास कितना है? सर हमारा मास है 50 किलो। कभी तुम ऐसे बोलते हो 50 किलो टुवर्ड्स नॉर्थ, 50 किलो टुवर्ड्स अमेरिका? कभी ऐसा बोलते हो ना? क्योंकि मास की कोई डायरेक्शन ही नहीं है। अरे वो तो सिंपल एक मैग्नीट्यूड दे दिया जाएगा कि 50, साथ में यूनिट लगा दो, केजी, खत्म। उसकी कोई डायरेक्शन की चिंता नहीं होती, तो उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। चलो, स्केलर कौन सी हुई? दीज आर those quantities for which only magnitude is defined. Example, mass is a scalar quantity. डिस्टेंस भी स्केलर है, पढ़ा था ना हमने? हाँ सर। स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। ये सारे एग्जांपल है, इनमें हम लोग मैग्नीट्यूड बताते हैं, साथ में यूनिट लगा देते हैं, इनकी डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं होती। समझ में आया? यस सर। वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर्स देखो, तुम्हें पता चल ही गया होगा सर, इसके लिए मैग्नीट्यूड भी बताएंगे और डायरेक्शन भी बताएंगे। नहीं, एक छोटी सी कहानी और है, सुनना क्या। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। दीज आर दोज क्वांटिटीज फॉर विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर डिफाइंड। लेकिन ये कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती, एक और छोटी सी कहानी है इसके अंदर। दे शुड ऑल्सो फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। सर ये तो नई कहानी बता दी आपने, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर्स के लिए। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है, जिनकी डायरेक्शन भी डिफाइन होती है, और जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को भी फॉलो करते हैं। सर ये कौन सा लॉ है? हमें तो एडिशन एक ही आता है, 1 + 1 2, 2 + 2 4। वो तो अलजेब्रा होता है। एक वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन आएगा, उसकी हम लोग चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो अपने को पता चलेगा वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या होता है। चमका सन्नाटो, तो स्केलर और वेक्टर्स। एग्जाम्पल इज डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, फोर्स। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, अनगिनत है यार, कितनी लिखूंगा मैं। जो अपनी मेन है चमका दी वो कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे भाई साहब? तुमने कहा कि 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, अब 10 न्यूटन तुम इधर लगाओगे या इधर लगाओगे, फर्क तो पड़ेगा ना। इधर लगाओगे तो बॉडी इधर चल जाएगी, इधर लगाओगे तो बॉडी इधर चल जाएगी, तो दोनों कहानी डिफरेंट है। तो फोर्स की डायरेक्शन मैटर कर रही है, इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चमका 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 पक्का। और सुनो,
तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, मान लो कि ऐसे तार आ रही हैं दो, इसमें से आ रहा है 2 एम्पियर करंट, इसमें से आ रहा है 3 एम्पियर करंट, और इधर तार लगा रखे, ये करंट कितना होगा? सर 2 इधर से आया, 3 इधर से आया, तो 5 चला गया इधर से। सर हमने तो पढ़ रखा 10वीं में। हाँ, बहुत ही आसान बात पूछ लिया आपने। सुनना मेरी बात, क्या करंट की डायरेक्शन दिख रही है? हाँ, करंट की डायरेक्शन दिख रही है। तो क्या करंट स्केलर होगा? क्या करंट स्केलर होगा? हाँ, क्योंकि करंट की तो डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन वाली बात स्केलर नहीं करता। ओके, और सुनो, मान लो ये तार के बीच का जो एंगल है वो मैंने कुछ कम कर दिया। हाँ, लो, अभी 2 एम्पियर, अभी 3 एम्पियर, तो कितना आ गया है? सर अभी भी तो 5 ही एम्पियर जाएगा। अरे 2 इधर से आया, 3 इधर से आया, तो 5 गया ना। हाँ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है, जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन होते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि अगर तुम इनके बीच का एंगल चेंज कर रहे हो तो रिजल्ट पे इंपैक्ट आना चाहिए, रिजल्ट भी चेंज हो जाता है, लेकिन यहां पे तो चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्वांटिटी वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। चमका चमका चमका, दोबारा बताऊं, सुनो, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइन हो रही है, तो ये क्वांटिटी करंट स्केलर नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन की कोई बातचीत नहीं होती। ऑलराइट, अच्छा, तो सर फिर वेक्टर होगा। वेक्टर की कहानी सुन लो। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन कहता है कि अगर तुम दोनों गिवन क्वांटिटीज के बीच एंगल चेंज कर दो तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन कहता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे एंगल चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा, तो ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ओके, इसका मतलब ये वेक्टर भी नहीं है। सर ना ये स्केलर ना ये वेक्टर, फिर है क्या ये? ये है टेंसर। एडवांस वालों के लिए है ना, जो एडवांस में, मेंस वाले तो स्केलर और वेक्टर बस यहीं तक पूछते हैं। एडवांस में कभी कभी बातचीत हो जाती है टेंसर क्वांटिटीज की। तो थर्ड कहां लिखूं, कहां लिखूं? यही लिख दो सर, टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर, बैठ जाऊं मैं, आराम मिला। टेंसर क्वांटिटीज कौन सी होती है? टेंसर क्वांटिटीज, दीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ये टेंसर होती है ना। इनकी ज्यादा चिंता होती नहीं है, बहुत ही कम बातचीत होती है, बट अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एडवांस भी तो देंगे। जो नीट वाले हैं और जो मेंस की चिंता कर रहे हैं, उनको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ज्ञान प्राप्ति कर लो, ज्ञान होना चाहिए, है ना। इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। एक तो अपना सिंपल करंट हो गया, और एक प्रेशर होता है। प्रेशर समझते हो ना? देखो, प्रेशर भी ऐसे ही होता है ना, इधर को लगाऊं या इधर को लगाऊं, डिफरेंट होता है ना। लेकिन वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। चमका सन्नाटो, पक्का? वेक्टर्स, स्केलर्स और टेंसर। अच्छा, मान लो कि मेंस में पेपर आ गया। मेंस में तो पेपर ही आएगा सर। अरे मेंस में क्वेश्चन आ गया, पूछा गया कि करंट कौन है, स्केलर या वेक्टर? दो ही ऑप्शन दिए, टेंसर दिया ही नहीं, स्केलर या वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर में से स्केलर चूज करेंगे, स्केलर और वेक्टर में से स्केलर चूज करेंगे। स्केलर विल बी मोर एप्रोप्रिएट। अगर स्केलर, वेक्टर और टेंसर तीनों आ गए तो टेंसर। समझ में आया ना? पक्का? ऑलराइट, मिटा दो इसको, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ऐसे ये वेक्टर को रिप्रेजेंट हो रहा है। मान लो कि मैं फोर्स की चिंता कर रहा हूं, फोर्स की बातचीत कर रहा हूं, तो ये फोर्स वेक्टर रिप्रेजेंट हुआ। इसका एक हेड होता है ना, और एक होती है पूंछ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेल। तो इसका एक हेड होता है और एक टेल होती है। एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एरो की डायरेक्शन होती है, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एरो, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी। यहां पे फोर्स की बातचीत कर रहा हूं,
इसका मतलब तुम्हारी फोर्स राइट में लग रही है, क्योंकि तुम्हारा तीर राइट में डायरेक्ट कर रहा है. सो द डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी. लेंथ ऑफ एरो represents magnitude of quantity. Magnitude of quantity. समझ में आई बात? जो भी तुम्हारा डायरेक्शन होगा इस एरो का, वो तुम्हारी क्वांटिटी की डायरेक्शन को डिनोट करेगा. जैसे कि यहां पे मान लो कि तुम्हारी फोर्स राइट में लग रही है. द लेंथ ऑफ द एरो विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड. सर अच्छा, इतनी लेंथ को फिर कितनी फोर्स बोले? 10 न्यूटन बोले या 20 न्यूटन बोले? उसका एक तरीका है. मान लो कि तुमने 5 न्यूटन की फोर्स को इतना बड़ा बनाया, मान लो है ना, एक बार 5 न्यूटन की फोर्स को इतना बड़ा बना लिया राइट में, तो तुम राइट में 10 न्यूटन की फोर्स को दुगना कर दो. फिर एक बार बेस ले लो कि भाई 5 न्यूटन की फोर्स को मैं इतना बड़ा शो करूंगा, तो 10 न्यूटन की फोर्स को इससे दुगना शो कर दो. सेम डायरेक्शन राइट में. समझ में आया? तो ये लेंथ का मतलब हुआ. अगर लेंथ दुगनी हो गई तो फोर्स दुगनी हो गई. चमका सन्नाटो, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है. और हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो तो फोर्स के ऊपर एक छोटा सा तीर लगा दो ऐसे. इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स हमेशा राइट में लगेगी. ना 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 ना, तुम फोर्स ऐसे लिख रही हो, ये तुम्हारी फोर्स की डायरेक्शन हुई, तुम्हें वेक्टर लिखना है तो तुम लिख दो कि दैट दिस इज अ फोर्स वेक्टर. ये फोर्स के ऊपर छोटा सा तीर लगा है, ये बस ये कह रहा है कि तुम्हारा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और कुछ नहीं. इस तीर का बस यही सिग्निफिकेंस है कि ये तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने की बातचीत कर रहा है. बस असली तीर तो तुम्हारा ये है जिसकी लेंथ और डायरेक्शन मायने रखती है. समझ में आया? जो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है क्वांटिटी का, वो मॉड लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है? मॉड. अगर मैं फोर्स वेक्टर को पैरेलल डंडों के बीच में रख दूं, मैथ्स वालों को पता होगा कि इसको मॉड बोलते हैं. इट मींस इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी. तो ये हुआ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन. समझ में आया सन्नाटो? मिटा दूं? ओके. अब बात करते हैं इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, क्योंकि वेक्टर को यही रिप्रेजेंट करेंगी, वेक्टर के बारे में यही अपने को समझाएंगी. फर्स्ट प्रॉपर्टी वेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. तुम ये समझो कि वेक्टर में क्या क्या चीज होती है. वेक्टर में एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज ना करूं और मैं डायरेक्शन भी चेंज ना करूं तो क्या वेक्टर चेंज होगा? अरे वेक्टर में था मैग्नीट्यूड, वेक्टर में थी डायरेक्शन. ना मैंने मैग्नीट्यूड चेंज करा, ना ही मैंने डायरेक्शन चेंज करी, तो वेक्टर चेंज क्यों हो? समझ में आया? देखना इधर. मान लो कि ये कोई वेक्टर है और एक ये भी वेक्टर है, दोनों की लेंथ सेम है. अच्छा, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ. दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों पैरेलल है. हाँ, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों का लेंथ सेम, तो दोनों वेक्टर भी तो सेम ही हुए फिर. हाँ कि ना? हाँ सर. मान लो कि ये था अपना ए वेक्टर, ये था अपना बी वेक्टर. सो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर. क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन सेम है. चमका. तो हम कह सकते हैं इफ वी शिफ्ट अ वेक्टर parallel to itself, it does not change. अगर हम लोग एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दें, किसी और जगह रख दें पैरेलली, तो वो चेंज नहीं होता. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. समझ में आया? पक्का? बहुत सही. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट. सेकंड इज नल वेक्टर. नल वेक्टर या इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर. नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का क्या मतलब हुआ? मान लो कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, इसको जीरो वेक्टर बनाना है.
जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, कहानी खत्म। ये बन गया जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर समझ में आया कुछ? तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, जीरो से मल्टीप्लाई कर रखा है। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन वी डोंट नो, रैंडम होगी, कुछ भी हो सकती है। सर अब जब मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन तो होनी नहीं चाहिए, वही तो पता ही ना अपने को। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनी, तुम्हें रिजल्ट भी एक वेक्टर मिला, तो वेक्टर की डायरेक्शन तो होती है। डायरेक्शन क्या होगी वो अपने को पता नहीं, बस ऐसे लिख देंगे कि मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन पता नहीं, रैंडम डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। समझ में आई ये दो प्रॉपर्टीज? पक्का? ओके। थर्ड होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मान लो कि ये तुम्हारा एफ वेक्टर था, राइट में मैग्नीट्यूड दिखा रखा है एफ वेक्टर था, तो माइनस एफ वेक्टर क्या होगा इसकी बातचीत करते हैं। ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि तुमने मैग्नीट्यूड तो सेम रखा। अरे सन्नाटो, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा ना, मोड़ लोगे, कहां गया मिट गया। अरे मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना। माइनस का मतलब क्या हुआ कि तुमने डायरेक्शन उल्टी कर दी। You have changed the direction of the vector। अगर ये f वेक्टर है तो उल्टी डायरेक्शन में माइनस f वेक्टर होगा। समझ में आया? पक्का। इसका यूज करते हुए मैं तुम्हें एक और नल वेक्टर बना के दिखाता हूं। देखो, f वेक्टर प्लस ऑफ माइनस f वेक्टर इज ऑल्सो अ नल वेक्टर। हाँ कि ना? देखो, सो हाउ कैन वी मेक नल वेक्टर? Multiply the vector by 0 or add negative of the same vector to it, you will get null vector। तो ये दो तरीके हुए नल वेक्टर लाने के। जीरो मल्टीप्लाई कर दो या फिर नेगेटिव वेक्टर उसमें ऐड कर दो। छापते रहना बड़े वजह से, है ना। नेगेटिव ऑफ वेक्टर कैसे बनाते हैं? अगर नेगेटिव ऑफ वेक्टर आ गया तो उल्टी डायरेक्शन में बना दो, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बन जाएगा। समझ में आई ये प्रॉपर्टीज? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर। अगर हम लोग एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? देखना, मान लो कि ये कुछ ए वेक्टर है, मैं एक स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2a वेक्टर मल्टीप्लाई कर, 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड दुगना हो जाएगा। और क्या चेंज होना? कुछ भी तो नहीं, ये बन गया 2a वेक्टर। हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा, -2 भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बड़ी बात होगी? डायरेक्शन चेंज कर दो, बन गया। अरे तुम्हारी डायरेक्शन उल्टी हो गई ना, माइनस लगाने से 2 भी लगाया है तो लेंथ दुगनी हो गई। हाँ कि ना? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर में क्या कहता है कि अगर तुम एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दो किसी वेक्टर के साथ तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन पैरेलली या एंटी पैरेलल होगी। ये वेक्टर इसके पैरेलल में है और ये वेक्टर इसके एंटी पैरेलल में है। एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया सन्नाटो? तो ये भी एक प्रॉपर्टी हुई। वेरी गुड। फिफ्थ, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर मतलब क्या होते हैं? जो एक ही लाइन में हो। हाँ कि ना? तो देखो, क्या ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कोलिनियर है? बिल्कुल सर, ये तो एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में होने का मतलब क्या इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए ना? उससे थोड़ा मतलब है, एक लाइन में होने चाहिए बस। तो ये कोलिनियर है, चमका। अच्छा, और सुनो, क्या ए बी सी डी भी कोलिनियर है? चारों कोलिनियर है क्या? सर डी तो लाइन में दिख ही नहीं रहा। ये थोड़ी ना कोलिनियर है। सन्नाटो, प्रॉपर्टी नंबर 1 पकड़ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रॉपर्टी 1 कहती है कि मैं डी को शिफ्ट कर सकता हूं पैरेलली। ये लो, कर लिया डी को शिफ्ट। कोई फर्क पड़ा डी में? ना, बन गए ना कोलिनियर। समझ में आया? ऐसा भी तो ये अगर पैरेलल हो सबके सब तो कोलिनियर होते हैं। ऑल वेक्टर्स
all vectors that are parallel or anti-parallel are collinear। जो भी वेक्टर पैरेलल होंगे और एंटी पैरेलल होंगे वो सब कोलिनियर होंगे, क्योंकि हम लोग वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। समझ में आया? पक्का, बहुत बढ़िया। सिक्स्थ, कोप्लेनर वेक्टर्स। अरे बड़ी आसान प्रॉपर्टीज है, जल्दी जल्दी में निपटा लेंगे। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? जो एक ही प्लेन में हो। क्या तुम्हें एक बोर्ड प्लेन दिख रहा है? हाँ सर। तो क्या तुम्हें ये वेक्टर और ये वेक्टर कोप्लेनर लग रहे हैं? हाँ सर, ये एक ही प्लेन में है तो ये कोप्लेनर है। ए बी सी और डी, मान लो ये वेक्टर बिल्कुल इसके पैरेलल है, क्या ये सब कोप्लेनर है? सर ये तो बाहर है, ये कैसे कोप्लेनर आ गया? सन्नाटो, इसको शिफ्ट कर लो, बोर्ड में लगा लो, तो बन गए ना कोप्लेनर, एक ही प्लेन में आ गए। हाँ कि ना? हाँ सर। द वेक्टर्स विच lie in planes that are parallel, जो कि उन प्लेन्स में हो जो प्लेन पैरेलल है। ये वेक्टर इस प्लेन में है, इस प्लेन में, हाँ, और ये प्लेन और बोर्ड पैरेलल है, तो इसलिए ये वेक्टर और बोर्ड वाले वेक्टर कोप्लेनर हो गए। समझ में आया? पक्का। प्रॉपर्टीज है, बड़ी मजेदार प्रॉपर्टीज है, बड़ी आसान। तो ये अपनी 6 प्रॉपर्टीज हुई। एक प्रॉपर्टी और है, वो मजेदार है। मजेदार तो ये भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है। सर कहानियां सुना रहे हो आप। सुनना, 7th प्रॉपर्टी, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे बताया जाए? तो वेक्टर की एक हेड होती है, एक टेल होती है। हाँ सर। तो कहा गया कि तुम दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, ये लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो जो भी इनके बीच का छोटा एंगल होगा उसको एंगल ऑफ वेक्टर बोलेंगे। सर इनके बीच तो एक ही एंगल है, छोटा बड़े की क्या बात? अरे सन्नाटो, ये भी तो एक एंगल है इनके बीच, लेकिन छोटे वाला एंगल होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। समझ में आया? सो क्या इसका तरीका है? ज्वाइन टेल टू टेल, टेल टू टेल। ठीक, फिर स्मॉलर एंगल इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि ये दे रखा है ए वेक्टर और ये दे रखा है बी वेक्टर। ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। निकालो। सबसे पहले टेल टू टेल ज्वाइन करो। तुम बी को उठा के यहां रख सकते हो पहली प्रॉपर्टी के तरीके से। हाँ सर, इसमें क्या तकलीफ है, रख दिया। तो अब जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स आएगा। ये कितना आएगा? सर मैथ तो हमें थोड़ा थोड़ा ही आता है, 70 डिग्री आएगा। समझ में आया सन्नाटो? तो इस तरीके से हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका है, टेल टू टेल ज्वाइन करो, स्मॉलर एंगल देख लो। चमका चमका चमका। ओके, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। येलो येलो येलो, this is 30 degree, this is 20 degree, this is 30 degree. A vector, B vector, C vector. Find the angle between A vector and B vector, B vector and C vector, A vector and C vector. पॉज करो और निकालो एंगल। आ गए? देखो, सबसे पहले ए और बी की बातचीत करनी है। ये रहा ए और ये रहा बी। सर बहुत आसान, इनके बीच टेल टू टेल तो ऑलरेडी ज्वाइन है, ये इनके बीच का एंगल 20 दिख रहा है, तो आंसर आ गया 20 डिग्री। बहुत सिंपल। फिर है बी टू सी। सर ये रहा बी और ये रहा सी,
टेल टू टेल ज्वाइन है सर, इनके बीच का एंगल देख लो 30 30 20 सर 80, कितना आया 80, बहुत आसान 80 डिग्री। ए टू सी सर ये रहा ए, ये रहा सी, टेल टू टेल तो ऑलरेडी ज्वाइन है, बीच का एंगल देख लो सर 60 आया 60, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। चमका सन्नाटो, आसान है ना, मजेदार। और करते हैं, सुनना इधर। ला 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 सर कितने वेक्टर बना दिए, जान ही निकालो बे क्या हमारी। ले लो 30 डिग्री, ले लो 40 डिग्री, ले लो 90, ले लो 20। हाँ सर जान निकाल दिया आपने तो। एंगल निकालो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, बी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच। चलो 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 निकालो निकालो, स्क्रीन पॉज करो और एंगल निकालो, मजा आएगा। हो गया हो गया हो गया। देखो बात करनी है ए और सी की, तो पहले उनकी पूंछें मिला लो, वरना नहीं दिखने वाला। पूंछ मिला, पूंछ। देखो तुम्हें दिख रहा होगा ए वेक्टर तो ये रहा, ये हो गया 30, तुम सी को यहीं ले आओ, पूंछ टू पूंछ मिला लो, ये हो गया 90। क्या तुम्हें ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच दिखा कुछ? ये 30 और ये 90 कितना आया 120 डिग्री। अरे दिखा क्या सन्नाटो, 90 प्लस 30 इज 120। अरे मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है, मैं तो ऐड ऐसे कर देता हूं, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। देखा मेरा मैथ? हाँ, मैं तो मैथ्स में। आगे सुनो, ए और बी की बात। ए और बी ऐसे करो, इनका बी की पूंछ लेके आओ यहां पे, ये रहा बी, और ये एंगल कितना दिखा तुम्हें 40। तो ए और बी के बीच तो ये एंगल हुआ ना, ये हुआ ना ये। हाँ सर, ये एंगल कितना टोटल 180, 180 में से 40 और 30 घटा दो 170। सर ये बन गया 110, तो ये हो गया 110 डिग्री। अरे मैंने सही तो निकाला है ना, 40 और 30 70 होते हैं। हाँ सही निकाला है, मेरा मैथ्स है तो बहुत स्ट्रांग, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन वाली। हाँ, बी और डी के बीच। अच्छा, बी और डी के बीच, तो ये अपना बी वेक्टर था, तो मुझे सी नहीं चाहिए, सी को मैं मिटा लेता हूं, और ए भी नहीं चाहिए, ए को भी मिटा लेता हूं। बी ये रहा, डी की पूंछ यहीं पे लेके आता हूं। कहां गया डी? ये रहा डी, ये डी वेक्टर है। ओके, एंगल कौन कौन से दे रखे हैं? ये 20 दे रखा है। सर ये तो खतरनाक हो गया है। सुनना मेरी बात सन्नाटो, सुनो सुनो सुनो। ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर वाला पूरा एंगल 180, तो ये वाला एंगल तुम्हें 180 माइनस 40 140 दिखा? हाँ सर दिखा। तो तुम्हें बी और डी के बीच 140 प्लस 20 160 नहीं दिखा? दिखा सर, आंसर आ गया 160 डिग्रीज। चमका पक्का। तो इस तरीके से हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालते हैं। सिंपली पूंछ टू पूंछ मिलाओ और देख लो कि एंगल कितना आ रहा है। छोटे वाला एंगल लेना है, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स मैक्सिमम 180 आ सकता है। क्यों सर 200 क्यों नहीं आ सकता? सुनो सन्नाटो, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 200 आ जाए तो दूसरे वाला एंगल 160 होगा ना, तो तुम आंसर 160 बताओगे या 200? 160। इसलिए मैक्सिमम एंगल जो बिटवीन वेक्टर्स आ सकता है वो 180 डिग्री आ सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। समझ में आया? पक्का, बहुत बढ़िया। चलो ये था अपना वेक्टर्स और उसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन की बातचीत करेंगे। पढ़ाई करो, मजे करो, ऐश करो, सन्नाटो कान के नीचे दूंगा, पढ़ाई कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा।